आदाब। आज के इस तज्जिये में हम तारीख के एक ऐसे पुरस्कार और दिलचस्प बाब पर बात करेंगे जो शायद हम में से बहुत सौ के लिए बिल्कुल नया हो। बहसियत तालिब इल्म और तारीख के एक मुहक्किक के मैं हमेशा इस बात पर हैरान होता हूँ कि कैसे तबाही और बेदखली बाज़-औक़ात एक ऐसी ताकत को जन्म देती है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आज हम आर्मेनियाई ताजरों की उसी हैरत अंगेज़ तिजारती सल्तनत के उभरने की कहानी को समझेंगे। अब ज़रा इस तारीखी तज़ाद पर गौर करें। कैसे एक ऐसी कौम जिसे अपने ही आबाई घरों से ज़बरदस्ती निकाल दिया गया हो, रफ्ता रफ्ता उन्हीं ताकतवर सल्तनतों के माशी और तिजारती निज़ाम पर मुकम्मल तौर पर छा जाती है जिन्होंने उन्हें दरबदर किया था। क्या ये अजीब नहीं है? ये वाकई एक ऐसा मुअम्मा है जो सदियों से तारीखदानों को अपनी तरफ खींचता आया है। और इसी मुअम्मे की तहें खोलने के लिए हमने आज के इस लेक्चर को 5 हिस्सों में तरतीब दिया है। हम कदीम जोग्राफियाई हालात से शुरू होकर बाज़िंताई और सफ़वी अदवार से गुजरते हुए न्यू जुल्फा के उरूज और आखिर में उनके आलमी तिजारती गलबे तक का सफ़र तय करेंगे। तो आइए पहले हिस्से से आगाज करते हैं, कदीम जोग्राफियाई चौराहा। अगर आप कदीम तारीखी दस्तावेज़ात को देखें तो एक बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है। आर्मेनियन हाईलैंड्स यानी आर्मेनिया के ये पहाड़ी इलाके शुरू से ही एक जियोपॉलिटिकल सैंडबॉक्स थे। आप इसे एक ऐसा अखाड़ा समझ लें जो मुसलसल अपने इर्द गिर्द की बड़ी और ताकतवर सल्तनतों के फौजी और सियासी अज़ाइम के बीच पिसता रहा। ये ज़मीन सच पूछें तो कभी सुकून से नहीं रही। ये हमेशा बड़ी ताकतों के खेल का एक मुस्तकिल मैदान बनी रही। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम उनके बाज़ंतीनी सल्तनत के साथ ताल्लुकात का जायज़ा लेंगे। आपको ये जानकर हैरत होगी कि 13वीं सदी से बहुत पहले ही ये लोग बाज़ंतीनी सल्तनत के रियासती ढांचे में कितनी गहराई तक रच बस गए थे। दोनों के दरमियान एक ज़बरदस्त अस्करी और इंतज़ामी इश्तराक था। सिर्फ यही नहीं बल्कि इनकी अशराफिया के बाज़ंतीनी ख़ानदानों के साथ मजबूत इत्तेहाद कायम थे और इनके कई अहम अफराद तो सीधे बाज़ंतीनी शाही दरबार में आला ओहदों पर बैठे थे। और याद रहे, ये सब उस हंगामा खेज दौर में हो रहा था जब बहरे रूम की सरहदें आए रोज़ बदल रही थी। अब आते हैं तारीख के इस इंतहाई अहम और तीसरे मोड़ पर, सफ़वी सल्तनत की पॉलिसी और वो मशहूर जबरी नकल मकानी। 16वीं और 17वीं सदी में खित्ते का नक्शा बहुत तेजी से बदल रहा था। जरा इन 3 अहम संगमेलों पर नजर डालें। 1571 जब सफ़वी हुक्मरान शाह अब्बास का उरूज होता है, फिर 1604 जब ओल्ड जुल्फा को ज़बरदस्ती खाली करवा दिया जाता है, और उसके कुछ दहाइयों बाद 1688 जब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वो तारीखी मुआहदा होता है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 1604 में जब शाह अब्बास को लगा कि वो उस्मानियों के खिलाफ अपने सरहदी इलाकों को नहीं बचा पाएगा, तो उसने एक इंतहाई सफाकाना अस्करी चाल चली जिसे स्कॉर्च्ड अर्थ या सब कुछ जलाकर राख कर देने की पॉलिसी कहते हैं। उसने ओल्ड जुल्फा के पूरे शहर को तबाह कर दिया और वहां की तमाम आबादी को जबरदस्ती आसफहान की तरफ धकेल दिया। लेकिन इसके पीछे सिर्फ अस्करी दिफा नहीं था, बल्कि असल खेल उस खित्ते की बेहद मुनाफा बख्श रेशम की तिजारत पर अपनी मुकम्मल इजारादारी कायम करना था। और यहीं से हमारे चौथे हिस्से का आगाज होता है, न्यू जुल्फा का हैरत अंगेज उरूज। तारीख के इस अजीब व गरीब तज़ाद को देखें। एक तरफ आपके पास ओल्ड जुल्फा है, जंगों से तबाह हाल आर्मेनियाई पहाड़ों पर बिखरे हुए महज खंडरात, और दूसरी तरफ अस्फहान के करीब बसाया गया नया शहर न्यू जुल्फा, जिसकी आबादी महज 30,000 के लगभग थी, लेकिन ये इतनी तेजी से एक खुशहाल तिजारती मरकज बना कि इसने पूरी दुनिया के तिजारती नेटवर्क को अपने कंट्रोल में ले लिया। मुकम्मल तबाही से निकलकर एक आलमी तिजारती हेडक्वार्टर बनने का ये सफर वाकई बेमिसाल है। और ये लोग किन चीज़ों की तिजारत कर रहे थे, ज़रा इस फहरिस्त पर गौर करें। ईरानी रेशम, हिंदुस्तान और मशरिक का इंतहाई नफीस कपड़ा, यूरोप से आने वाले सोने चांदी के सिक्के, नायाब मसाले, खुशबूदार अर्के गुलाब और वेनिस के वो मशहूर सुर्ख दीदा ज़ेब कपड़े। उनका ये तिजारती जाल मगरब में एम्स्टर्डम से लेकर मशरिक में फिलिपाइन के शहर मनीला तक फैला हुआ था, एक वाकई ग्लोबल नेटवर्क। और अब हम पहुंचते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, आलमी तिजारत के वो माहिर जिन्होंने दुनिया को अपने हुनर का लोहा मनवाया। इस बात का अंदाज़ा आप इस तारीखी इक़्तिबास से लगा सकते हैं जो 17वीं सदी के आखिर का है। 1699 में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बाकायदा और खुले अल्फाज में इस बात का एतराफ़ किया कि यकीनी तौर पर वो दुनिया के कदीम तरीन ताजिर हैं। ज़रा सोचें, इस दौर की इतनी बड़ी और ताकतवर कंपनी भी ये मान रही थी कि इन ताजरों का तजुर्बा और मार्केट की समझबूझ खुद इनसे कहीं ज़्यादा है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो मुग़ल शहंशाह अकबर के दौर में उन्हें खुली तिजारत के मुकम्मल हुकूक हासिल थे।
उन्होंने एक बहुत ही शानदार और अनोखी हिकमत अमली अपनाई थी। वो यूरोपीय अक़वाम की तरह जगह जगह अपने किले या कॉलोनियाँ नहीं बनाते थे, बल्कि उन्होंने मुकामी मुस्लिम हुक्मरानों और यूरोपीय ताकतों के बीच निहायत अहम सालसों का किरदार अदा किया। वो बस नकल मुकानी करने वाले परिंदों की तरह आते, तिजारत करते और किसी भी किस्म के सियासी झगड़े में पड़े बगैर बेपनाह दौलत और असर व रसूख कमा लेते। बाहर हिंद की बिखरी हुई लहरों पर शान से सफ़र करते ये बहरी जहाज़ सिर्फ लकड़ी के ढांचे नहीं थे, ये दरअसल उनकी उस तिजारती ताकत की बोलती हुई तस्वीर थे जिसे न्यू जुल्फा के बंद कमरों से कंट्रोल किया जा रहा था। आप उन्हें एक ऐसी अजीम व शान सल्तनत कह सकते हैं जिसकी बुनियाद ज़मीन पर नहीं बल्कि पानियों पर थी। इनकी इस ज़बरदस्त कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज उनकी अमलियत पसंदी थी। जब यूरोपीय ताकतें आपस में दस्तो गिरेबान होती और एक दूसरे पर पाबंदियां लगा रही होती, तो ये ताजिर बिल्कुल गैर जानिबदार रहते और अगर ज़रूरत पड़ती तो खुले समंदर में अपने जहाज़ का झंडा तक बदल लेते। बिल्कुल आपने सही सुना। इस तरह वो उन बंदरगाहों तक भी आराम से पहुंच जाते जो दूसरों के लिए सख्ती से बंद होती थीं। ये वाकई कमाल का हरबा था। 1688 तारीख का ये साल महज एक हिंसा नहीं है, बल्कि इस वक्त की सबसे बड़ी सिफारती कामयाबी का निशान है। इस साल बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ होने वाले मुआहदे ने यह साबित कर दिया कि इस बगैर सरहदों वाली तिजारती सल्तनत ने दुनिया के कितने बड़े हिस्से पर अपने लिए मराहत हासिल कर ली थी। उन्हें हर उस इलाके में तिजारत और जायदाद बनाने का हक मिल गया जो बरतानिया के कंट्रोल में था। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद आज के इस तज्ज़िये के इख्तिताम पर मैं आपके सामने एक बहुत अहम सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। क्या हकीकी जियोपॉलिटिकल ताकत का मतलब वाकई ज़मीन के टुकड़ों पर कब्जा करना और फौजें खड़ी करना है, या फिर आलमी राब्तों, समंदरी रास्तों और तिजारत पर मुकम्मल और मुतलक महारत हासिल करने में असल ताकत छुपी है? ये वाकई सोचने का मकाम है। मुझे उम्मीद है कि इस नशिस्त ने आपको तारीख के इस पहलू को एक नए ज़ाविये से देखने पर मजबूर किया होगा।